मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल विद्या ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपके लिए पॉलिटी का जो चैप्टर लेके आई हूँ दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपको पता है कि पॉलिटी के ऑलरेडी जो है हमारे जो चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। हम पॉलिटी को एक सीरीज की तरह लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटी की सीरीज में जो है आपका चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि संविधान कैसे बना। ठीक है, कौन किसने इसका विचार दिया पहली बार, किसने इसको ऑफिशियली डिमांड किया, कौन-कौन सी कमिटीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट करा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब आई थी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप ये वीडियो को देखें तो पहले जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कि इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, उन सब के बारे में आप एक बार पढ़ लें, सो दैट कि आपको दिक्कत ना आए। ये आपका सेकंड चैप्टर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। ये आपका जो चैप्टर रहेगा मैंने आपको बता दिया किस-किस पे बेस है। इस चैप्टर में पहली बात स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स के साथ। तो आपको जो याद करने वाले पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको 3 डेट्स याद रखनी है। ठीक है, 3 डेट्स याद रखनी है। 1934। ठीक है, 19 सॉरी 1 सेकंड। हाँ जी, जो आपको पहले याद रखनी है 1934। ठीक है जी। सेकंड इज़ 1935 एंड नेक्स्ट वन इज़ 1938। ठीक है जी। पहले हम सिर्फ इन 3 डेट्स की बात करेंगे। ठीक है? इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं जो है इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट के साथ-साथ एमसीक्यूज़ जो है वो साथ लेके आती हूँ आपके लिए, सो दैट कि जोन-सा कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसके साथ-साथ एमसीक्यूज़ करने से कि एग्ज़ाम में इसमें से क्या-क्या एमसीक्यूज़ आ सकते हैं और इवन आ चुके हुए एमसीक्यूज़ भी मैं इसमें वेटेज ज़्यादा लेती हूँ। तो पहले इसी तरीके से पहले हम एक थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात कर लेते हैं 1934। 1934 में क्या हुआ था? तो 1934 में पहली बार एमएन रॉय, एक पर्सन का नाम था एमएन रॉय, जिसने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने के लिए एक विचार दिया था, एक आइडिया दिया था कि वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या करेगी, वो हमारा संविधान बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ठीक है जी। तो 1934 में एमएन रॉय ने फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम आइडिया जो दिया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने का, वो किसने दिया था? एमएन रॉय ने दिया था। तो ये पेपर में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका हुआ है। देन उसके बाद जो सेकंड ईयर है जो याद करने वाला है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? 1935। 1935 में क्या हुआ था कि पहली बार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके कंफर्टेबल के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने पहली बार डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की। और जो असेंबली हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, आईएनसी, इसने भी फर्स्ट टाइम डिमांड किया था, ऑफिशियली डिमांड किया था कि हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए जो कि हमारा मतलब भारत का, ठीक है, भारत का संविधान बना सके। तो इन्होंने जो फर्स्ट टाइम डिमांड किया था वो 1935 में किया था। ठीक है जी। इसके बाद जो डेट इंपॉर्टेंट है वो ये है इन 1938। तो 1938 में क्या हुआ था? जवाहर, ठीक है, जवाहर लाल नेहरू, इन्होंने इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दी थी, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाती हूँ। स्टेटमेंट में था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। इन्होंने एक ये स्टेटमेंट दी थी कि बाहर भी किसी भी पर्सन की ये इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए, और हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्री इंडिया, जो इंडिपेंडेंट इंडिया है, उसका एक जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें कोई भी बाहर वाले का इंटरफेरेंस नहीं होना। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट्स थे, ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी 1938। ये इससे कनेक्टेड है, इसलिए मैंने आपको ये तीनों डेट्स करवा दी है। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट, और फिर हम इसे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1934, द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर इंडिया was given by M.N. Roy for the first time. In 1935, Indian National Congress for the first time officially demanded a constituent assembly to frame the Constitution of India. ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही करा दिया है। 1934 में एम एन रॉय जो था उसने संविधान सभा का पहली बार विचार दिया था। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार, ठीक है, पहली बार आधारित तौर पे भारत के संविधान को तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है जी। अब हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार कब डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, 1934, 1935, 1936 एंड 1930।
तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब डिमांड की थी? इसने डिमांड की थी 1935 में। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who declared that the Constitution of Free India must be framed without outside interference? ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शंस देख लेते हैं। बी आर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या मोहम्मद अली जिन्ना। ये हमने अभी अभी डिक्लेयर किया इन 1938। इन 1938 जवाहरलाल, ठीक है, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये स्टेटमेंट दी थी। ऑप्शन टू इज अ राइट आंसर। Next question. Who gave the idea of a constituent assembly for the India first time? भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। एम एन रॉय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या बी आर अंबेडकर। तो इसका ऑप्शन आपको पता है, हमने अभी डिस्कस किया कि 1934 में किस पर्सन ने पहली बार जो था वो आइडिया दिया था, तो वो दिया था एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने का। किसके लिए? टू, मैं यहाँ लिख देती हूँ, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अपने संविधान को बनाने के लिए ये असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का जो विचार था वो एम एन रॉय ने दिया था। ये क्वेश्चन एमसीक्यू जो है ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अगेन हमने पहले जो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। हमने 3 डेट्स याद की थी। एक हमने की थी 1934, 1935 और एक हमने की थी 1938। ठीक है जी? तो ये 3 डेट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम अगली 3 डेट्स करेंगे, ठीक है? अगली 3 डेट्स ऐसे ही रिवाइज करेंगे, साथ-साथ आपको याद होता जाएगा। अब हम जो डेट्स करने वाले हैं वो है 1940, 1942 एंड 1946। ठीक है? ये 3 डेट्स हैं। एक-एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं 1940 की, ठीक है? 1940 की। 1940 में क्या हुआ था? 1940 में जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है? उन्होंने फाइनली ये डिमांड जो थी वो एक्सेप्ट कर ली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने वाली जो डिमांड थी, वो एक्सेप्ट कर ली थी। ठीक है? और एक ऑफर जो थी उसके जो एक्सेप्ट करने की एक ऑफर थी, उसका नाम था ऑगस्ट ऑफर। ठीक है? ऑगस्ट ऑफर। इसमें ये था कि जो अगस्त ऑफर में हमने क्या किया था, अपनी संविधान बनाने की एक माँग रखी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की माँग रखी थी। तो ब्रिटिशर ने फाइनली ये जो थी माँग एक्सेप्ट की थी। और इसमें माँग में ये भी था कि जो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएँगे उसमें कोई भी बाहर वाला जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, कोई ब्रिटिशर जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। ठीक है? हमें डोमिनियन स्टेटस जो है इंडियंस को देना चाहिए और हम खुद का संविधान बनाएँगे। तो ये जो ऑफर थी, ये अगस्त ऑफर 1940 में आई थी। इसके तहत ब्रिटिशर्स ने ये डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है? अब हुआ क्या था? अब हम बात कर लेते हैं 1942 की। हुआ क्या था? सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, ठीक है? 1939 में है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के तहत ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने जो भारत में रहने वाले थे, उनका जो नाम था, उनका नाम नॉमिनेट कर दिया वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी उनसे बिना डिस्कस किए, ठीक है? जिससे जो मुस्लिम लीग थी वो बहुत नाराज़ हो गई थी। ठीक है, कि उन्होंने बिना डिस्कस किए ब्रिटिशर्स ने जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड में उनको नॉमिनेट कर दिया, ठीक है, उन सब के लिए। तो जो मुस्लिम लीग थे वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ से, ठीक है, अपसेट थी। तो 1942 में क्या हुआ, एक प्रपोज़ल आया। पहले हम एक बार प्रपोज़ल की बात कर लेते हैं। उसका जो प्रपोज़ल का नाम है वो है क्रिप्स प्रपोज़ल, ठीक है, क्रिप्स, CRIPPS क्रिप्स प्रपोज़ल। ठीक है? इसको प्रपोज़ल को बोला जाता है, ये प्रपोज़ल लेके कौन आया था? सर स्टैफर्ड क्रिप्स पर्सन का नाम था, इसीलिए, ठीक है? सर स्टैफर्ड क्रिप्स इसका नाम था ये। तो ये एक प्रपोज़ल लेके आया था जिसको हमने क्रिप्स प्रपोज़ल बोल दिया 1942 में। अब हुआ क्या? ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर सेकंड जो लगी थी उसमें जो था वो नॉमिनेट कर दिया था, जिससे जो मुस्लिम लीग थे, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे। उन्होंने क्या कर दिया कि जो ये प्रपोज़ल आया था क्रिप्स प्रपोज़ल, इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट बाय मुस्लिम लीग, ठीक है? मुस्लिम लीग ये चाहते थे कि हमारा खुद एक अलग का संविधान हो, ठीक है? भारत और जो है मुस्लिम्स हैं उनका अलग संविधान हो, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये जो आपका क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया कि इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? वर्ल्ड वॉर लगी हुई थी तो मुस्लिम लीग का नाम आने से अपसेट होने से उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया। और ये जो रिजेक्ट कर दिया, तो ये पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि 1942 में जो क्रिप्स प्रपोज़ल आया था, उसका रिजेक्ट होने का कारण क्या था? उसका रिजेक्ट होने के जो कारण था, वो उसके पीछे था मुस्लिम लीग। ठीक है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड 1939 में जब लगी थी, तब ब्रिटिशर्स ने इनका नाम नॉमिनेट कर दिया था
और इस वजह से इन्होंने नाराज़ होके, ठीक है, नाराज़ होके उन्होंने ये जो क्रिप्स मिशन था इसको रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये थी 1940 जब ऑगस्ट ऑफर आई थी, 1942 में क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, वी कैन से क्रिप्स प्रपोज़ल आया। उसके बाद जो डेट आपको याद रखनी है या ईयर याद रखना है, वो है 1946, ठीक है, 1946। अब ये था, मैं आपको बता देती हूँ उसके तहत क्या हुआ था। अब 1946 जो था उसका नाम है कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, इसका कैबिनेट मिशन प्लान है। यहाँ डिटेल से लिखेंगे 1946, ठीक है, द कैबिनेट मिशन प्लान बोला जाता है। दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान। अब हुआ क्या, कैबिनेट मिशन प्लान में 3 पर्सन थे, एक सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन में भी था, ठीक है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और दूसरा, ठीक है, दूसरा था हमारा एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, और थर्ड था हमारा पैथिक लॉरेंस, पैथिक, ठीक है, ये ए है, ए वी अलेक्जेंडर, और ये है पैथिक लॉरेंस, ठीक है, 1, 2, 3, ये 3 पर्सन्स थे 1946 में जो हमारा कैबिनेट मिशन प्लान आया है, उसमें ये 3 पर्सन थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंड्रा और पैथिक लॉरेंस, ठीक है जी। अब हुआ क्या, ये कैबिनेट मिशन प्लान आया, ठीक है, जिसमें ये देख रहे थे कि जो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, मुस्लिम लीग है, उन्होंने ऑलरेडी जो हमारा जो लेके आया था क्रिप्स प्रपोज़ल उसको ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया था। उनकी डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए, जो मुस्लिम लीग की डिमांड को ध्यान में रखते हुए जो नया आया था कैबिनेट मिशन प्लान, उन्होंने थोड़ा-सा जो था, उनकी जो डिमांड सैटिस्फाई नहीं हो रही थी मुस्लिम लीग की, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मिशन प्लान आया था, जिसके तहत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, वो फ्रेम हुई थी। द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, ठीक है? तो जो मुस्लिम थे, वो ये चाहते थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो डिफरेंट हो, वो अलग हो। ठीक है, हमें डोमिनियन स्टेटस अलग से मिले। तो इन जो ये चीज़ों जो कि रिजेक्ट करने के कुछ और भी कारण थे, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, जो ये 3 पर्सन लेके आए, और इसके तहत ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है, इसकी आप डेट नोट कर लीजिए, कब आया था? ये आया था 24 मार्च 1946 में आया था। ठीक है जी, 24 मार्च 1946 में आया था। अब हुआ क्या कि ये कैबिनेट मिशन प्लान, तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि किस मिशन प्लान के तहत, ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फ्रेम हुई थी, तो आप कह सकते हैं द कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946 के तहत ही हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो फ्रेम हुई थी। तो जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो नवंबर 1946 में आई थी, नवंबर 1946 में आई थी। ठीक है, तो वो अगर आपसे पूछ रहे हैं कि अंडर व्हिच स्कीम फॉर्मूलेट द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, तो वो किसके तहत आई थी? आप ये कह सकते हैं कैबिनेट मिशन प्लान 1946। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कैबिनेट मिशन प्लान, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं। ठीक है जी? तो ये सब था, ये हमने 3 डेट्स आज, फिर अब है जो है नेक्स्ट 3 डेट कौन-कौन से की हैं, 1940, 1942 एंड 1946। ठीक है जी? तो पहले जो हमने की थी वो कौन-कौन सी थी? साथ-साथ रिवीजन मोड भी करते जाएँ, 1934, 1935 एंड 1938। ठीक है? पहले हमने ये 3 की, अब हमने ये 3 की हैं, 1940, 42, 46। अब हम अपने एमसीक्यू देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है, द एमसीक्यू इज़ व्हाट वाज़ द फॉल्स प्रोविजन अबाउट अगस्त ऑफर एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1940? हम अभी डिस्कस किया कि 1940 को क्या आया था, अगस्त ऑफर आई थी। तो इसमें से हमने बताना है कि फॉल्स स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं। द वाइसरॉय वुड एक्सपैंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड मोर इंडियन इंक्लूडेड। ऑप्शन टू, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश। थर्ड, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश। फोर्थ, डोमिनियन स्टेटस वुड बी गिवन टू इंडियंस। ठीक है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको पता है कि जो वाइसरॉय, ये हम पहले ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में डिस्कस कर चुके हैं कि जो वाइसरॉय था, ठीक है, वो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो रेशो थी उसको ऑलरेडी एक्सपेंड कर रहा था, और मोर इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर भी इंक्लूड कर रहा था। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, एक संविधान सभा बनाने की जो मांग की थी, उसमें विदाउट इंटरफेरेंस, ठीक है, अंग्रेजों के बिना कोई हस्तक्षेप के, ब्रिटिशर्स के, तो वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिमांड की थी। तो ये बी बिल्कुल ठीक है। थर्ड वन इज़ कि जो संविधान सभा बनाई जाए वो अंग्रेज़ों की सहायता से बनाई जाए, तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं था, तो ये आपकी फ़ॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है जी, ये फ़ॉल्स स्टेटमेंट है।
तो इसके हिसाब से जो थर्ड वन है वो आपका आंसर हो जाता है थर्ड वन। और देन डोमिनियन स्टेटस वुड गिवन टू इंडियंस कि भारतीयों को जो था वो अलग दर्जा देने का दिया जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ही था। तो इसके साथ जो थर्ड है वो आपका करेक्ट हो जाता है, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज़ नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? इनमें से कौन-सा मेंबर नहीं था? ऑप्शंस देख लेते हैं। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पेंटिक लॉरेंस या जॉन लॉरेंस। तो आपको पता है कि द कैबिनेट मिशन प्लान, द कैबिनेट मिशन कब आया था? ये हमारा आया था 24 मार्च 1946, ठीक है? और इसके तहत क्या बनाई गई थी? इसके तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी? ये हमारी बनी थी नवंबर 1946 में बनी थी। किसके तहत? द मेंशन कैबिनेट। और इसमें कौन-कौन से 3 पर्सन इंक्लूडेड थे? पहले था क्रिप्स, ठीक है? फिर लॉरेंस और फिर एवी अलेक्जेंडर। तो उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हिच वाज़ नॉट इन मेंबर, तो आपको पता है सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भी थे, बट जॉन लॉरेंस ये नहीं थे, ठीक है? तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जॉन लॉरेंस। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको पता है, मैं पहले आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर ही हम आगे वाले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो नवंबर 1946 में बन गई थी। नवंबर 1946 में। और किसके अंदर बनी थी? ये कैबिनेट मिशन। और ये मैं बार-बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको साथ-साथ ये चीज़ें याद भी होती रहें। ठीक है जी? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर बनी थी। उसके बाद अब बात कर लेते हैं फीचर ऑफ द कि इसमें कौन-कौन से फीचर्स रहे थे, ठीक है? कैसे-कैसे सीट्स को एलोकेट किया गया, कैसे-कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ में सीट्स को प्रोवाइड किया गया। तो पहले वो देख लेते हैं। इसमें जो टोटल स्ट्रेंथ थी, ठीक है? पहले आराम से सुनते जाना, बाद में हम अपने अगर आप नोट्स बना रहे हो, तो प्लीज़ चीज़ों को साथ-साथ नोट करते जाएँ, बाद में ही हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसमें जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो थी हमारी 389, ठीक है? 389 टोटल स्ट्रेंथ थी। ठीक है, मैं आपको यहाँ चार्ट बना देती हूँ। टोटल 389 स्ट्रेंथ थी, जिसमें से 296 जो थी सीट्स थी अलॉट की गई ब्रिटिश इंडिया को, और जो 93 सीट्स थी ये किसको की गई? ये प्रिंसेसली स्टेट को की गई, ठीक है? प्रिंसेसली स्टेट्स। और ये जो की गई थी ये ब्रिटिशर्स को की गई थी, ब्रिटिश इंडिया को की गई, ठीक है? 296 और 93। उसके बाद ये ब्रिटिश इंडिया को जो सीट्स एलोकेट की गई थी, इसके भी आगे 2 पार्ट्स हैं। इसमें से 292 जो सीट्स थी, 292 जो सीट्स थी, ये उन मेंबर्स को दी गई जो कि जो 11 हमारे गवर्नर्स प्रोविंसेस थे, ठीक है ना? गवर्नर्स प्रोविंसेस थी, ये उनको दी गई। मैं यहाँ लिख रही हूँ आपके लिए, गवर्नर प्रिंसेस प्रोविंसेस प्रोविंसेस। और इसमें से जो 93 सीट्स थी, सॉरी, इसमें से 292, इसमें 4 सीट्स थी, 93 तो हमने प्रिंसेसली स्टेट को दे दी थी। इसमें जो 4 सीट्स थी वो हमारी चीफ कमिश्नर, ठीक है? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को दी गई। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ठीक है? तो इस तरीके से ये सीट्स एलोकेट की गई। मैं दोबारा से बता देती हूँ, टोटल सीट्स हमारी जो एलोकेट हुई थी वो 389 हुई थी, जिसमें से 93 सीट्स थी वो प्रिंसेसली स्टेट को दी गई, 296 जो सीट्स थी वो ब्रिटिश जो थे उनको दी गई थी, और इनमें से भी 292 जो थे गवर्नर प्रोविंसेस को दी गई, और इसमें से जो 4 सीट्स थी वो हमारी जो कमिश्नर थे, ठीक है? चीफ कमिश्नर्स थे प्रोविंसेस, उनको दी गई थी। मैं यहाँ पे प्रॉपर वे से लिख देती हूँ आपको, 4 है यहाँ, ठीक है जी? 4 सीट्स थी। ठीक है? तो इस तरीके से ये 389 सीट्स को बाँटा गया था। और इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान में आपको पहले ये रब कर देती हूँ, रेज़ कर देती हूँ सो दैट कि आपको पॉइंट्स साथ-साथ में लिखने में प्रॉब्लम ना आए। अब इसके बाद क्या हुआ, सीट्स एलोकेट होने के बाद जो भी एक प्रोविंसेस या प्रिंसेसली स्टेट थी, ठीक है? उनको किस तरीके से जो पॉपुलेशन जो थी, किस तरीके से उनकी सीट्स को दिया गया था, वो था एक सीट के पीछे, ठीक है? एक सीट के पीछे जो एलोकेट की जाएगी वो 1 मिलियन पॉपुलेशन के पीछे एक सीट को एलोकेट किया गया था, ठीक है? मैं यहाँ लिख रही हूँ, 1 फॉर एवरी 1 सीट, ठीक है? 1 सीट वाज़ टू बी टू बी एलोकेटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन, फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन, ठीक है? इस तरीके से सीट्स को एलोकेट किया गया था। और इसमें नेक्स्ट फीचर आपका ये रहा कि जो सीट्स एलोकेट की गई थी, उसमें जो डिवाइड किया गया था, 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ कौन-कौन सी थी? एक थी आपकी जो मुस्लिम्स थे, ठीक है? मुस्लिम लीग थी, एक आपके सिख्स, और एक जर्नल जर्नल, ठीक है? इन प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, इस तरीके से इनको कम्युनिटीज़ को बाँटा गया था।
और इनको जो आप इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है? जो इनको भी ईच कम्युनिटी को जो इलेक्ट किया जाएगा मेंबर्स के द्वारा, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है? ये सारे फीचर्स हैं, ठीक है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा इसके अलावा ये था कि जो रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसेसली स्टेट्स हैं, ठीक है? प्रिंसेसली स्टेट जिन जो उस टाइम राजाओं जो थे उनका राज था, ठीक है? तो कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पे राजाओं का राज था। अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करना है, तो उनका जो नॉमिनेट किया जाएगा, वो कौन करेगा? नॉमिनेट बाय बाय हेड ऑफ प्रिंसेसली स्टेट। उन्हीं स्टेट के हेड जो होगा, प्रिंसेसली स्टेट का जो हेड हेड होगा, वो अपने किसको नॉमिनेट करेगा? रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है? जो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटेटिव को जो नॉमिनेट है, वो कौन करेगा? प्रिंसेसली स्टेट का हेड करेगा। तो ये सारे फीचर्स थे, ठीक है? ये सारे फीचर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमने पढ़े हैं कि ये चीज़ें उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में की गई थी कि टोटल मेंबर्स कितने थे, ठीक है? किस-किस जो हमारी कम्युनिटीज़ थी उनको मेन बनाया गया, ठीक है? उनको बाँटा गया और जो थे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से और जो प्रिंसेसली स्टेट नॉमिनेट करेंगे वो हमारे प्रिंसेसली स्टेट के हेड करेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है जी? उसके अलावा क्या हुआ जब ये इलेक्शंस किए गए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, ठीक है? जो ये इलेक्शंस जब किए गए थे, ये आपके किए गए थे जुलाई-अगस्त 1946 को, ठीक है? जुलाई-अगस्त में से किए गए थे उस मंथ में 1946 तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये आपके किए गए थे जुलाई-अगस्त 1946 के इन बिटवीन, ठीक है? तो जब इनके इलेक्शंस किए गए, ठीक है? तो इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट थी जो आई थी वो 208 सीट्स आई थी, ठीक है? जो मुस्लिम लीग थे उनकी 73 सीट्स आई थी, ठीक है? और जो स्मॉल छोटे-छोटे इंडिपेंडेंट ग्रुप्स थे बचे हुए उनकी, ठीक है? अदर्स लिख देती हूँ उनकी 15 सीट्स थी, 15 सीट्स। और हुआ क्या जो 93 सीट्स थी, 93 सीट्स मैंने आपको पहले की कराया था जो प्रिंसेसली स्टेट की थी, ठीक है? प्रिंसेसली स्टेट की थी। ये जो सीट्स थी इनमें से कोई भी सीट जो थी वो फिल नहीं हुई थी। क्योंकि उस टाइम पे राजाओं का राज था, ठीक है? वो अपने-अपने राज्य में ऑलरेडी शासन कर रहे थे, तो वो इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। वो अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखना चाहते थे और अपने-अपने राज्य में अपना शासन चलाना चाहते थे। तो जो उनको 93 सीट्स दी गई थी, तो उन्होंने ये सीट्स फिल नहीं की थी। टिकट तो ये फिल नहीं हुई थी आपकी सीट्स। अब हुआ क्या इसमें और क्या चीज़ हुई? इसमें ये हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, उसकी जो पहली मीटिंग, ठीक है? ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कॉन्स्टिट्यूट मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कब आई थी? ये कब बनी थी? 9 नवंबर 1946 में बनी थी, ठीक है जी? अब ये नवंबर 1946 में बन गई थी, तो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, ठीक? इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग। ये आपकी की गई थी 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है? 9 दिसंबर 1946 में की गई थी। तो इसने क्या किया था ये मुस्लिम लीग थी, उन्होंने ये मीटिंग को बायकॉट कर दिया था। वो नहीं चाहते थे इस मीटिंग क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान का अलग से संविधान हो, तो मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग से बायकॉट कर दिया था। हुआ क्या कि ये मीटिंग में जो पार्टिसिपेट करने वाले थे वो 211 मेंबर 211 मेंबर्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है? पार्टिसिपेट किया था इसमें। और इसमें एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर सच्चिदन सिन्हा, मैं यहाँ लिख रही हूँ डॉक्टर सच्चिदा सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है? ये बिल्कुल ओल्डेस्ट पर्सन थे, मेंबर थे, तो ओल्डेस्ट मेंबर होने के तहत इनको जो था वो टेम्परेरी प्रेज़िडेंट बनाया गया, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ उनके आगे नाम के आगे टेम्परेरी क्यों लगा हुआ है। इनको टेम्परेरी प्रेज़िडेंट चुना गया था उस टाइम पे उस असेंबली में। बाद में क्या हुआ? बाद में इनको इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? डॉक्टर राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेज़िडेंट बना दिया गया था, परमानेंट। ठीक है? परमानेंट प्रेज़िडेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि टेम्पररी प्रेज़िडेंट कौन थे, तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेज़िडेंट कौन था, तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगर पूछा जाए परमानेंट प्रेज़िडेंट कौन है, तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है? इन चीज़ को याद रखना। ये इम्पोर्टेंट है कि सचिदन सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया था उस टाइम पे, फिर क्योंकि ओल्डेस्ट मेंबर थे। देन आफ्टर दैट लेटर ऑन जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो फर्स्ट वो बना गया था फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो अगर आपसे कोई पूछा भी जाए ना फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही नाम लेते हैं। ठीक है जी? कर दूँ? उसके बाद यहाँ पे 2 वाइस प्रेसिडेंट्स भी थे, ठीक है? जिनकी नियुक्ति की गई थी उस टाइम पे। मैं नाम बता देती हूँ, 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। एक था आपका एच.सी. मुखर्जी, 1 मिनट, एक था आपका एच.सी. मुखर्जी। वाइस प्रेज़िडेंट के नाम मैं लिख रही हूँ,
ठीक है? उस टाइम पे जो प्रेज़िडेंट थे उनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वाइस प्रेज़िडेंट। उस टाइम पे 2 वाइस प्रेज़िडेंट को इलेक्ट किया गया था, तो उनके नाम मैं लिख रही हूँ। पहले नाम था एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, और जो दूसरे थे, उनका नाम था वी.टी. कृष्णाचार्य, ठीक है? वी.टी. कृष्णमाचारी। तो ये 2 थे जो वाइस प्रेज़िडेंट इलेक्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और एक प्रेज़िडेंट जो टेम्परेरी थे वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, और जो हमारे प्रेज़िडेंट बाद में जो बने वो हमारे बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी? तो ये हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फीचर्स पढ़ लिए हैं, कब आई थी, फर्स्ट टाइम इसकी मीटिंग कब हुई, और कौन-कौन से इसकी जो थे प्रेज़िडेंट, वाइस प्रेज़िडेंट थे। ठीक है जी? अब हम उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज़ द फर्स्ट स्पीकर ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर? ठीक है? तो डोमिनियन जो विधायक में से फर्स्ट स्पीकर कौन था? ठीक है? तो फर्स्ट स्पीकर ऑप्शंस देख लेते हैं। जीवी मावलंकर, एसएन मुखर्जी, बीएन राव, या प्रेम बिहारी। तो इनमें से जो फर्स्ट स्पीकर थे, ठीक है? फर्स्ट स्पीकर थे, उनका नाम था जीवी मावलंकर। ठीक है? ये तब के फर्स्ट स्पीकर थे। तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन 1। नेक्स्ट एमसीक्यू, सीट वर टू बी एलोकेटेड इन व्हाट प्रोपोर्शन टू रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन? संबंधित जनसंख्या के अनुपातों में सीटों का अवगण कितना जाना था? ठीक है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 4 सीट्स फॉर एवरी मिलियन, 1 सीट फॉर एवरी बिलियन, 1 सीट फॉर एवरी मिलियन, या 2 सीट फॉर एवरी मिलियन। ये हम ऑलरेडी जो है फीचर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रोपोर्शन था, ठीक है? जो सीट्स का प्रोपोर्शन था वो किस हिसाब से एलोकेट किया गया था? 1 सीट फॉर एवरी मिलियन। तो ऑप्शन 3 जो है आपका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अब यहाँ पे अकेला प्रेसिडेंट लिखा है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या राजेंद्र प्रसाद। तो आपको मैंने पहले ही क्लियर किया है, अगर आपको टेम्पोररी प्रेसिडेंट पूछा जाए तो वो कौन से हैं? जो उस टाइम के ओल्डेस्ट मेंबर थे, उनका नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और जो बाद में प्रेसिडेंट बने, ठीक है, लेटर ऑन जो प्रेसिडेंट बने, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें दोनों का ज़िक्र किया गया है, दोनों का ज़िक्र किया गया है, पर ऊपर हमें क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो पूछा गया है, वो प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है, तो जो ऑप्शन 4th होगा, वही आपका राइट आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब तक प्रेसिडेंट के साथ टेम्परेरी वर्ड ना लगे, तब तक आपने डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को टिक नहीं करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी, राजेंद्र प्रसाद, या फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। तो हमने पहले पढ़ा है कि इसमें 2 वाइस प्रेसिडेंट्स थे, 2 वाइस प्रेसिडेंट्स, ठीक है, जिनके नाम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? लास्ट, फोर्थ, बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय, मैं पहले आपको थोड़ा-सा इसमें नया कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, ठीक है? फिर ही हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एक आपको क्लियरली से लिख दूँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने अभी जो है वो डिस्कस किया था कि हमारी जो फर्स्ट मीटिंग है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद जो मीटिंग की गई वो हुई थी, एक बार मीटिंग हुई थी, उसका नाम था, वो की कब गई? 19 दिसंबर 1946 को, ठीक है? 13 दिसंबर 1946 को की गई। तब क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है? जवाहरलाल, ठीक है, नेहरू जी ने एक रेज़ोल्यूशन पास किया था, ठीक है? एक रेज़ोल्यूशन पास किया था, एक रेज़ोल्यूशन मूव किया था। उस रेज़ोल्यूशन का नाम था ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन, ठीक है? ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन, जिसका आज का मॉडर्न वर्ज़न जो है, जिसको हम आज प्रीएम्बल के नाम से जानते हैं, प्रीएम्बल, ठीक है? ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन। इस रेज़ोल्यूशन के तहत ये डिक्लेयर किया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो हमारा इंडिया है, वो इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, ठीक है? वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन वो खुद बनाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया था कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ हैं, उनको सेफगार्ड इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, ठीक है? आगे और क्या बताया गया था कि इसमें जो है इंटीग्रिटी अपने टेरिटरी की कैसे मेंटेन करनी है,
ठीक है? तो इन सब चीज़ों के बारे में ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन दिसंबर 13, 1946 को दिया गया था, जिसका आज जो नाम है प्रीएम्बल है। ठीक है? अब जो ये प्रीएम्बल पास हुआ था, ठीक है? उसको जो अडॉप्ट किया गया था, ठीक है? ये कब किया गया था? ये आपका किया गया था 22 जनवरी 1947। तो 22 जनवरी 1947 को जो ये ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन था, इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, अडॉप्टेड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेज़ोल्यूशन अडॉप्टेड ऑन व्हिच डेट? दैट इज़ 22 जनवरी 1947। ठीक है? जिसका आज का मॉडिफाई जो वर्ज़न है, वो किस नाम से है? प्रीएम्बल के नाम से है, प्रीएम्बल। ठीक है? तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन। अब हम एक बार इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन मूव्ड बाय हूम ऑन डिसेंबर 13, 1946? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू या नन ऑफ द अबव? तो हमने अभी डिस्कस किया है कि जो ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन था वो कब किसके द्वारा जो मूव किया गया था, वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़? हमारे संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित संस्करण है, तो किस नाम से है? उसको जो मॉडिफाइड वर्जन है ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन का, ऑप्शंस देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल या फेडरल सिस्टम? ठीक है? तो हमने अभी डिस्कस किया कि जो इसका मॉडिफाइड वर्जन था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था प्रीएम्बल, प्रीएम्बल। और ये अडॉप्ट कब किया गया? ये अडॉप्ट किया गया हमारा 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है? 1947 को अडॉप्ट किया गया था। तो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फीचर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है? उसके एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिए हैं। आगे कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। आगे हुआ क्या? जो प्रेसिडेंशियल स्टेट्स थी, जिसको मैंने आपको बताया कि टोटल जो थी, वो 93 सीट्स जो थी प्रेसिडेंशियल स्टेट्स को दी गई थी। ठीक है? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इनमें से ये फुलफिल नहीं हुई थी, ठीक है? नॉट फिल्ड दैट टाइम। तो वो उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इतनी सीट्स दी थी, तो कोई भी एक सीट फिल नहीं हुई थी। अब हुआ क्या कि ऑन अप्रैल 20 जो ये सीट्स थी, ठीक है ना? जो प्रेसिडेंशियल स्टेट इनसे दूर रहते थे, फाइनली इन्होंने भी ज्वाइन किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। और 28 अप्रैल 1947 को इनमें से जो 6 स्टेट्स थी, ठीक है? 6 स्टेट्स थे, उन्होंने प्रेसिडेंशियल स्टेट के 6 स्टेट्स ने ज्वाइन किया। उसके बाद क्या हुआ, एक माउंटबेटन प्लान आया, ठीक है? जिसके तहत जो है आप देखेंगे कि हमारी जो पार्टीशन थी वो हुई थी। तो माउंटबेटन प्लान जो आया था, वो कब आया था? वो आया था जून 3 1947। ये डेट बड़ी-बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। तो माउंटबेटन प्लान आया जून 3 1947 को, जिसके तहत जो थी वो पार्टीशन की गई थी। और जो मुस्लिम लीग थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा जो था वो अगला अलग जो है वो डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए। तो इसके तहत माउंटबेटन प्लान जो था वो फाइनली एक्सेप्ट किया गया और इंडियन इंडिपेंडेंसी मैं पहले एक रब कर इरेज़ कर देती हूँ। तो एक एक्ट आया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंसी एक्ट, ठीक है? 1947। तो ये एक्ट का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंसी इंडियन इंडिपेंडेंसी एक्ट 1947, ठीक है? फाइनली ये एक्ट आया। अब इस एक्ट में क्या किया गया कि उन्होंने क्या किया कि जो इस एक्ट के तहत अलग-अलग जो थी वो डोमिनियन स्टेटस बनाए गए, ठीक है? इंडियन और पाकिस्तान का अलग स्टेटस बनाया गया, इनका अलग संविधान होगा, कोई भी जो है ब्रिटिशर इनमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है? 2 सेपरेट जो थे इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, ठीक है? टू फ्री इंडिया कि वो अपने-अपने जो लॉ हैं वो बना सकते हैं, ठीक है? उसके बाद इसमें इसमें जो चेयरपर्सन थे, ठीक है? इसमें जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? वो हमारा प्रेज़िडेंट ही थे, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चेयरपर्सन जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी फ्री इंडिया की बनी थी, ठीक है? उन्हीं की बात करें तो जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमने अभी इसमें ये भी डिस्कस कर लिया है, जो फर्स्ट स्पीकर थे उस टाइम पे वो कौन थे? जीवी मावलंकर, ठीक है? जीवी मावलंकर। ठीक है? जीबी मावलंकर। हुआ क्या कि जो हमारा संविधान था, ठीक है? संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया था, ठीक है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें जो संविधान था, इसकी जो फर्स्ट थी वो कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को, अगर आपको याद हो हमने फर्स्ट मीटिंग डिस्कस की थी। बाद में ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन आया, मीटिंग्स हुई, हमारा संविधान बना,
माउंटबेटन प्लान आया जिसके तहत भारत को जो थी पार्टीशन हुई, ठीक है? भारत की पार्टीशन हुई, उसके बाद जो यहाँ हमारा जो संविधान था वो बन के कब रेडी हो गया था, वो 26 नवंबर 1949 को हो गया था, ठीक है? ये रेडी हुआ था। बट बट इसको जो फाइनली अडॉप्ट किया गया वो 26 जनवरी, ठीक है? 1950 को किया गया था, ठीक है? 26 जनवरी 1950 को किया गया था। देन आफ्टर दैट हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें जो आप ये चीज़ जो डेट्स हैं वो याद रखना। इसमें जो नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था, नेशनल फ्लैग। फिर जो नेक्स्ट डेट आती है वो है नेशनल एंथम, मैं आपको अभी डेट्स लिखवाती हूँ। तो ये नेशनल एंथम, ये 3 आपको याद करने हैं। नेशनल एंथम के बाद नेशनल सॉन्ग, ठीक है? नेशनल सॉन्ग। तो जो हमारा नेशनल फ्लैग था वो कब अडॉप्ट किया गया, तो वो जुलाई, ठीक है? 22 1947 को किया गया, ठीक है? और जो नेशनल एंथम था वो जनवरी 24 1950 को किया गया। और जो हमारा 24 जनवरी 1950 को, ठीक है? ये सेम डेट को 24 जनवरी 1950 को हमारा नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया गया था, ठीक है? तो ये 3 जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। देन उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो फर्स्ट टाइम प्रेज़िडेंट बनाया गया था, तो वो भी आप डेट लिख लीजिए, वो थी 24 जनवरी 1950, ठीक है? 24 जनवरी 1950 को प्रेज़िडेंट जो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, वो इलेक्ट किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है? ये कब की बात है, जब माउंटबेटन प्लान आया उसकी बात है, ठीक है? हमारे संविधान की बात है। उसके बाद जो इसमें याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि इसको बनने में कितना टाइम लगा, हमारे संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी होने में कितना टाइम लगा। तो मैं आपको लिखवा देती हूँ, इसमें जो लगा है टाइम वो हमारा 11 मंथ्स, सॉरी 2 इयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज़। आपको एक इरेज़ कर देती हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, कितना टाइम लगा, तो यहाँ पे लगा है 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज़। ये एग्ज़ैक्ट याद करने का वो होता है कि इसको कैसे याद करना है, ठीक है? 24, 11 एट 18 इयर्स, मंथ्स एंड डेज़। तो 2 सॉरी नॉट 24, ये 2 यहाँ इयर्स लिखा हुआ है, ये 2 है। तो 2, 11, 18। देन आफ्टर दैट इसमें जो सेशन किए गए, ठीक है? ये तो टाइम लगा, इसमें जो सेशन किए गए वो 11 सेशन किए गए, ठीक है? 11 सेशन किए गए। देन आफ्टर दैट जो ये रेडी होके इसमें जो खर्चा आया था वो हमारा आया था 64 लाख, 64 लाख, ठीक है जी? और जो ये फाइनल सेशन कब क्यों हो गया, हमारा फर्स्ट सेशन आप लोगों मैंने आपको बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, ठीक है? फर्स्ट मीटिंग हुई थी। जो इसकी लास्ट सेशन था, फाइनल सेशन था, वो कब था? तो वो कब था? वो हमारा था जैन 24 1950, ठीक है? इस दिन हमारा फाइनल सेशन था, फाइनल सेशन। डन। तो ये और इसके टाइम आप ये भी एक डेट नोट कीजिए कि जो फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शंस किए गए थे, ठीक है? मैं आपको पहले इरेज़ कर देती हूँ, फिर आप इसको नोट कीजिए कि जो फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शंस किए गए थे, वो कौन से डेट को किए गए थे। आप नोट्स बनाते टाइम ये जो फैक्ट है, इनको एक ऐसे ही आप नोट कर लीजिए। जब भी आपको याद करने हो, तो सिर्फ़ आप ये फैक्ट पढ़ें और डेट्स पढ़ें और उसको जल्दी से याद क हो जाए। तो जो हम नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फर्स्ट टाइम जो जनरल इलेक्शन हुए थे, फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन, तो वो कौन से ईयर में हुए थे? वो हुए थे 1951 टू 1952, जो फर्स्ट टाइम हमारे जनरल इलेक्शंस हुए थे। ठीक है जी, तो मैंने आपको बता दिया है जो संविधान अडॉप्ट हुआ था वो तो 26 जनवरी 1940 को ही हुआ था, 1950 सॉरी। देन अब हम अपने एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। एमसीक्यूज़ में हू इंट्रोड्यूस्ड द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन नवंबर 4, 1948, तो किसने इंट्रोड्यूस किया था फाइनल ड्राफ्ट? तो वो हमारा फाइनल ड्राफ्ट जो किया गया, फिर ऑप्शंस देख लेते हैं। बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जी वी मावलंकर। तो इसका जो आंसर है वो आंसर ए रहेगा, ठीक है? बी आर अम्बेडकर। तो आप ये नोट कर लीजिए, बी आर अम्बेडकर जिन्होंने फाइनल जो ड्राफ्ट था वो कॉन्स्टिट्यूशन का असेंबली में इंट्रोड्यूस किया था, बी आर अम्बेडकर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हू चेयर्ड द असेंबली व्हेन मेट एज द कॉन्स्टिट्यूट बॉडी? तो हू चेयर्ड, चेयरमैन कौन था असेंबली का? ऑप्शन देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी मावलंकर, जवाहरलाल नेहरू या बी आर अम्बेडकर। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो चेयरमैन था वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हमने क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली had 11 session over 2 year, 11 month and 18 days. ठीक है। फाइनल सेशन हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950। फाइनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 26 जनवरी 1950 या प्रोविजन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 26 1950 टिल द फॉर्मेशन न्यू पार्लियामेंट आफ्टर द जनरल इलेक्शन। ठीक है, तो एक-एक करके डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी जो है वो डिस्कस किया था कि इसको 11 सेशन लगे थे, ठीक है? 2 साल, 11 मंथ और 18 दिन लगे थे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। हमने इनकरेक्ट ढूँढनी है। अगला है जो फाइनल सेशन हुआ था वो कब हुआ था? वो 24 जनवरी 1950, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे है जो फाइनल पार्लियामेंट बन गई थी वो 26 जनवरी 1950 को बनी थी। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। थर्ड वन इज़ इनकरेक्ट। मैं इसका रीज़न बताती हूँ। जो हमारी पार्लियामेंट बनी थी 26 जनवरी 1950, वो पहले जो पार्लियामेंट बनी हुई है वो हमारी प्रोविज़नल पार्लियामेंट थी, प्रोविज़न पार्लियामेंट थी। टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट कब बनी है? फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 1951 टू 1952। इलेक्शंस होने के बाद हमारी फाइनल पार्लियामेंट बनी है, उससे पहले की जो पार्लियामेंट है वो प्रोविजन पार्लियामेंट है। तो इसमें हमने क्या करना था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूँढनी थी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो कौन-सा है? वो है आपका 3 थर्ड वन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अबाउट मेजर कमिटीज एंड चेयरमैन ऑफ इट? ठीक है, पहले हम कुछ कमिटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम कुछ कमिटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनने की जो अपॉइंट हुई थी, ठीक है, मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए अलग जो कमिटीज़ बनाई गई थी, उसमें से जो 8 थी, ठीक है, 8 थी, वो मेजर कमिटीज़ थी, ठीक है? ये आपको याद रखना है। अब मैं उनके नाम बोलूँगी, प्लीज़ आप उनको नोट करते जाना। 8 जो थी वो मेजर कमिटी थी, बाकी जो 13 थी, ठीक है, वो माइनर कमिटी थी, वो माइनर कमिटी थी। अब 80 जो 8 कमिटी जो मेजर कमिटी थी, ठीक है? मैं उनके जो नाम है आपको बोलती हूँ, प्लीज़ आप उनको नोट करते जाएँ। उनका नाम है जैसे कि पहली जो कमेटी है वो है यूनियन पावर कमेटी, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके हेड थे, ठीक है? जहाँ पे भी यूनियन वर्ड आता है वो मोस्टली जवाहरलाल नेहरू जी की कमेटी है, मैं इनके नाम अनाउंस कर देती हूँ। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो कि ऑल्सो जवाहरलाल नेहरू जी की थी। नेक्स्ट प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल जी की थी। ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है? इसका नाम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इसके बारे में अलग से डिस्कस करूँगी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके जो चेयरमैन थे वो बी आर अम्बेडकर जी थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट रही है एडवाइजरी कमेटी, वो सरदार पटेल जी की थी। नेक्स्ट है उसके बाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी दैट इज जवाहरलाल नेहरू एंड स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी, इनके जिनके नाम इंपॉर्टेंट है मैं लिख रही हूँ, स्टीयरिंग कमेटी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी, ठीक है। तो ये जो थी 8 थी, ये कौन सी थी? ये हमारी मेजर कमिटीज थी। माइनर कमिटीज के मैं नाम बता देती हूँ, जैसे कि फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्रेडेंशियल कमेटी, हाउस कमेटी, एड हॉक कमेटी, कमेटी ऑन चीफ commissioners, expert committee on the financial provision, linguistic provision, special committee to examine the draft constitution, ad hoc committees। तो ये जो सारी मैंने अभी कमिटीज के नाम बोले हैं, तो ये हमारी सारी माइनस कमेटी थी। ठीक है, तो ये जो मेजर कमेटी है, अगर आपकी 8 कमिटीज है मेजर कमिटीज, तो इनके चेयरमैन, एक-एक कमेटी का चेयरमैन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ, जहाँ पे यूनियन है, वो ज़्यादातर जवाहरलाल नेहरू जी की कमेटी है। ठीक है, उसमें से जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी है वो बी आर अम्बेडकर जी की है, ठीक है, बी आर अम्बेडकर। उसके बाद जो स्टीयरिंग कमेटी है, स्टीयरिंग कमेटी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। ये जो जो पेपर्स में रिपीटेड है, जो इम्पोर्टेंट है, उन सबके नाम जो है आपको वो याद करने हैं। ठीक है जी? एडवाइज़री कमेटी सरदार पटेल जी की है। तो बस ये जो है अब इसी के एमसीक्यू के साथ-साथ हम देख लेते हैं। आपको काफ़ी सारी कमिटीज़ के जो नाम है और उनके जो चेयरमैन है वो आपको यही मिल जाने हैं, तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ एमसीक्यू से। आप पढ़ लिए मैच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अबाउट द मेजर कमिटीज़ एंड चेयरमैन, तो आपको खुद मैच करना है, ठीक है? कौन-सी कमिटी किसकी है। तो देख लेते हैं। पहले जो हम आती है ये सारी मेजर्स कमिटी हैं, ठीक है? पहली 4 तो यहीं पे गिवन है। एडवाइज़री कमिटी के चेयरमैन सरदार पटेल जी थे, तो यहाँ पे ये हो गया बी। एक सेकंड मैं आपको अच्छे से लिख देती हूँ, तो ये इसका आंसर फर्स्ट का बी है। तो ये मैं यहाँ पे बी लिख देती हूँ, ठीक है? तो ये यहाँ पे बी, एडवाइज़री कमिटी जी की बी। नेक्स्ट है हमारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी। तो रूल ऑफ प्रोसीजर कमिटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है? तो मैं यहाँ ए लिख देती हूँ, ए। नेक्स्ट है हमारी जो गिवन है स्टीयरिंग कमेटी, तो उसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जी थे। नेक्स्ट है स्टेट्स कमिटी।
तो स्टेट कमेटी के जवाहरलाल नेहरू, ये बिल्कुल सीधे-सीधे ही हैं ये वाली जवाहरलाल नेहरू, तो ये डी ऑप्शन है। ठीक है जी? तो ये थे मैच द फॉलोइंग, मैंने आपको कमिटीज़ के बारे में बता दिया है, मेजर कमिटी हमने डिस्कस कर ली है, तो उनके चेयरमैन थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। अब हम बात कर लेते हैं पहले ड्राफ्टिंग कमिटी की, फिर उसके रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, इनकी आप डेट याद कीजिए, 29 अगस्त, अगस्त 29, 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जिसके जो टोटल 7 मेंबर्स थे, ठीक है? इनकी टोटल 7 मेंबर्स थे। यहाँ पे ये 1947, तो टोटल इनके 7 मेंबर्स थे और इनका जो चेयरमैन थे, वो डॉक्टर डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो उनके चेयरमैन थे, मैं कुछ नाम बता देती हूँ जो बाकी अदर पर्सन थे, जैसे कि एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद, ठीक है, टीटी कृष्णमाचारी, एम एन राव, तो ये सारे जो थे, ये हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के बाकी के मेंबर्स थे। उसके बाद इनका जो फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपके लिए, फर्स्ट ड्राफ्ट जो पब्लिश हुआ था, वो इन February 1948 में हुआ था। फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश February 1948, 1948 में इसका फर्स्ट पब्लिश जो था वो ड्राफ्ट हुआ था। उसके बाद इस ड्राफ्ट को डिस्कस करने के लिए टोटल 8 मंथ्स लगे थे। जो सेकंड ड्राफ्ट था, ठीक है, जो सेकंड ड्राफ्ट था, मैं यहाँ लिख रही हूँ, सेकंड जो ड्राफ्ट था वो अक्टूबर 1948 था, ठीक है, अक्टूबर 1948। देन जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी, इनको मतलब इन्होंने लेस देन 6 मंथ्स से पहले-पहले अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिए थे। ठीक है? तो वी कैन से अप्रॉक्सिमेट 148 1 डेज़ लगे थे इनको अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर करने में। अब हम एमसीक्यू देख लेते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट ड्राफ्टिंग कमिटी। तो हमने इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है? जो है वो ट्रू नहीं बतानी, गलत बतानी है, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सेटअप ऑन अगस्त 29, 1947, it consisted of 7 members. Chairman of drafting committee is B.R. Ambedkar. Least important committee among all committee. तो आपको पता है कि ये एक मेजर कमेटी थी, ठीक है? तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये 29 अगस्त 1947 को आई थी। इसमें 7 मेंबर्स थे, उनके जो चेयर हैं मैन हैं वो बी.आर. अम्बेडकर जी हैं। बट ये लीस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी नहीं है, ये एक मेजर कमेटी थी और ये वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी थी। ये एक मेजर कमेटी का में से एक थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है? तो इसमें जो हमने इनकरेक्ट या रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी वो 4th ऑप्शन, 4th आपका राइट आंसर है, लीस्ट कमिटी नहीं है, ये एक मेजर कमिटी है। तो इसके अकॉर्डिंग ये इसका राइट आंसर हो गया 4th। आगे नेक्स्ट इज़ seal adopted as a symbol of Constituent Assembly contain which of the animal picture? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन इज़ लायन, टाइगर, एलिफेंट या पीकॉक। ठीक है, तो जो सिंबल अडॉप्ट किया गया था, जो सील होती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक तरह की स्टैम्प कह सकते हैं, उसमें जो सिंबल अडॉप्ट किया गया था वो कौन से थे? वो थे एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है, तो थर्ड इज राइट आंसर, एलिफेंट। नेक्स्ट इज हु इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसके फादर कौन थे? ऑप्शंस देख लेते हैं। बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर और के एम मुंशी। तो आपको देख सकते हैं ये सारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स भी थे, ठीक है? तो ये ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर्स भी थे, बट हू इज़ द फादर? और ड्राफ्टिंग कमिटी का जो चेयरमैन थे, वो भी कौन थे? वो भी हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे और इन्हीं को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर, बी आर अम्बेडकर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ठीक है, मैं इसमें कुछ मेंशन कर देती हूँ, बी आर अम्बेडकर, ये इसको ना मॉडर्न, मैं यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मेंशन कर देती हूँ, इसको मॉडर्न मन्नू भी बोला जाता है, मॉडर्न, MANU, ठीक है? ये भी मेंशन कर देती हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई जनवरी 26 वाज स्पेसिफिकली चूज़न ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट? ठीक है? ऑन डेट ऑफ कमेंसमेंट, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इट वाज द डे व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड इंडियाज़ फ्रीडम, इट वाज द डे व्हेन फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल बिगिन, इट वाज द डे व्हेन पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड या नन ऑफ द अबव। ठीक है? तो अभी हुआ क्या था, पहले हमने अभी जो पीछे पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, वो बन के रेडी हो गया था, बट इसको जो फाइनली चूज़ किया गया, इसका जो दिन चूज़ किया गया था, इसको अडॉप्ट करने का, वो 26 जनवरी 1950 किया गया था। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसमें जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें जो 2 मंथ्स डाले गए, ठीक है, 2 मंथ्स के बाद की डेट ही क्यों चूज़ की गई थी? इसी दिन ही क्यों नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अगर फाइनल बन के रेडी हो गया था, तो इसको अडॉप्ट क्यों नहीं किया गया?
तो क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि 26 जनवरी का विशेष रूप से शुरुआत की तारीख के रूप में क्यों चुना गया था? तो इसका आंसर बताना है। इसमें हुआ क्या था कि एक लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर सेशन। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज की। इस डेट को स्पेशल बनाने की, और ये कब किया गया था पूर्ण स्वराज की मांग? हमारी 26 जनवरी 1930। तो इस डेट को स्पेसिफिक बनाने के लिए 26 जनवरी 1950, तो इस डे को स्पेशल बनाने के लिए 26 जनवरी 1930 को लाहौर सेशन में जो पूर्ण स्वराज की जवाहरलाल नेहरू जी ने मांग की थी, इसको स्पेशल बनाने के लिए तो 26 जनवरी 1950 को ही जो था ये चूज़ किया गया था। ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, पहले में लिखा हुआ है कि इन्होंने इंडियन जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट थे उन्होंने अनाउंस की थी इंडियन फ्रीडम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है इट वाज़ अ डे व्हेन फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल बिगिन, तो वो ये भी आंसर नहीं है। तो इस नेक्स्ट है इट वाज़ अ डे व्हेन पूर्ण स्वराज वाज़ सेलिब्रेटेड, तो इस की विशेषता रखने के लिए इस डे की, ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने ये जो था 26 जनवरी 1950 को ये दिन चूज़ किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज़ नॉट करेक्ट? तो नॉट करेक्ट बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। द ओरिजिनल वर्जन वाज़ ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन नंदनलाल बोस एंड बिहार राम बिहार सिन्हा। The calligraphy of the Hindi version of original constitution was done by Vasant Krishna Wadia. Original constitution was handwritten by Prem Bihari Narayan in athletic style and none of the above. एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जिसका ओरिजिनली वर्जन जो ब्यूटीफाइड और डेकोरेटेड है, ये आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन नंदनलाल बोस और बिहारी, ठीक है, राम मनोहर सिन्हा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट वन इज द कैलीग्राफी ऑफ फॉर जो हिंदी वर्जन की ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है वो बसंत कृष्णा वाडिया ने ही की है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है वो बाय प्रेम बिहारी नारायण इन इटैलिक स्टाइल में ही लिखा गया है, तो ये तीनों की तीनों ही करेक्ट है। तो आंसर इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये तीनों की ही अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर आ जाएगा आपका नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? हमने इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है जी, ऑप्शन देख लेते हैं। बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। एच बी आर अंगर वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। एस एन मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। प्रेम बिहारी नारायण वॉज द कैलीग्राफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट बताया है, तो बिल्कुल आप यहाँ से एक फैक्ट नोट कर सकते हैं। जो उस टाइम पे लीगल एडवाइजर थे वो बी एन राव ही थे। ठीक है, जो सेक्रेटरी थी वो एच एन आर इंगर ही थे। ड्राफ्टमैन जो थे वो एस एन मुखर्जी ही थे। और जो हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, जो वहाँ के कैलीग्राफर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कौन? वो प्रेम बिहारी बॉस सॉरी प्रेम बिहारी नारायण ही हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट बताई थी, तो ऑल ऑफ द अबव ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946? इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आंसर्स इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्ड इट्स फर्म एंड सोलोमन resolved to proclaim Indian as an independent sovereign republic. The territories that now comprises British India, the territory that now form the Indian state. ठीक है जी। पहले में उन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनको डिक्लेयर एक इंडिपेंडेंट सोलोमन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट में उसने बोला है कि जो टेरिटरीज थी जो पहले ब्रिटिश इंडिया की थी अब वो इंडियन स्टेट की है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये अपने आप में दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है वेरी श्योर बी गारंटीड एंड सिक्योर टू ऑल द मुस्लिम ऑफ इंडिया जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी। And fourth is wherein shall be guaranteed that secured by all people of India justice, social, economic, political equality of status of opportunity। तो इसमें जो बताया गया था, इसमें जो गारंटी और सिक्योर्ड की बात की गई है, ये ऑल पीपल ऑफ इंडिया की ही बात की गई थी। अब इन्होंने क्वेश्चन नॉट ए पार्ट ऑफ, तो यहाँ ओनली मुस्लिम की बात नहीं की गई थी, ऑल पीपल ऑफ इंडिया की बात की गई थी। तो ये जो नॉट की बात की गई है, ठीक है, नॉट के हिसाब से जो ऑप्शन थर्ड है, ठीक है, जो ऑप्शन थर्ड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पूरे ऑल इंडिया की बात की गई थी, ना कि मुस्लिम की, तो थर्ड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ऑन विच डेट? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949। तो जो फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, which of the following function was performed by constituent assembly?
ऑप्शंस देख लेते हैं। इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। ठीक है, आपको याद हो तो हमने फ्लैग, ठीक है, एंथम ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सॉन्ग, इन तीनों की बात की गई थी। डेट्स हमें याद होनी चाहिए। ये 22 जुलाई थी 1947। ठीक है, तो ये कौन था? ये हमारा 24 जनवरी 1950 थी और ये भी सेम डेट थी 24 जनवरी 1950। तो पहले नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947, नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950, नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950। ये तो बिल्कुल तीनों करेक्ट जा रही हैं। नेक्स्ट इज इट रेटिफाइड द इंडियन मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आप नया पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, जो इंडियन की मेंबरशिप रेटिफाई की गई थी, समर्थन दिया गया था जो कॉमनवेल्थ में, वो मई 1949 को दिया गया था। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज क्रिप्स प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय हूम। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है जो क्रिप्स प्रपोजल है। ठीक है, आप ये कब आया था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि इन विच ईयर, ये कौन से ईयर में आया था क्रिप्स प्रपोजल, और रिजेक्टेड बाय हूम। ऑप्शंस देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या मुस्लिम लीग। तो हम पढ़ चुके हैं, तब वर्ल्ड वॉर सेकंड थी। वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो इंडियंस में, जो भारतीय में रहने वाले लोग थे, उनका नाम नॉमिनेट कर दिया था, जिसमें मुस्लिम लीग जो थे वो सैटिस्फाई नहीं थे। ठीक है, तो उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, मुस्लिम लीग। तो बाय हूम इज आंसर इज मुस्लिम लीग। व्हेन कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया। तो कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? ऑप्शंस देख लेते हैं। मार्च 24 1946, मई 16 1946, 9 दिसंबर 1946 या 11 दिसंबर 1946। तो आपको पता है फर्स्ट ऑप्शन, मार्च 24 1946 को कैबिनेट मिशन आया था, जिसके अंदर कितने मेंबर्स थे? 3 मेंबर्स थे। ठीक है जी, 3 मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन, और जिसके तहत क्या बनी थी? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये कब बनी थी? ये हमारी बनी थी नवंबर 19, नवंबर 19, हमारी ये बनी थी नवंबर 1946 में। ठीक है, नवंबर 1946 में बनी थी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ग्रांटेड लिमिटेड फ्रेंचाइजी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग बट नॉट इंक्लूडेड। ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑलरेडी जो है वो हम कर चुके हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। इसके बारे में जो अगर आपको प्रॉपर डिटेल करनी है तो आप वो देख सकते हैं। हाँ जी, उन्होंने कौन-कौन से फॉलोइंग है जो बट नॉट इंक्लूडेड, क्या जो थी लिमिटेड फ्रेंचाइजिंग में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड थी और कौन सी नहीं है? हमने नहीं है बतानी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। टैक्स, एजुकेशन, प्रॉपर्टी या एज। ठीक है? तो इसका जो आंसर है वो टैक्स भी था, एजुकेशन भी थी, प्रॉपर्टी भी थी। तो इसका आंसर क्या है? एज। ठीक है? तो एज नहीं थी इंक्लूड, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एज। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स वर गिवन टू प्रिंसेसली स्टेट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कितनी सीट्स जो है वो प्रिंसेसली स्टेट को दी गई थी? ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 389 सीट्स, 93 सीट्स, 296 सीट्स या 292 सीट्स। तो प्रिंसेसली स्टेट्स को कितनी सीट्स दी गई थी? 93 सीट्स दी गई थी, बट जो कि एक भी फिल नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव 1946। ये जो क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये था ना, ये कि नॉट इंक्लूड, इसमें नॉट पार्ट पूछा हुआ है, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड वन, ठीक है, मुस्लिम के बारे में नहीं, ऑल पीपल ऑफ इंडिया के बारे में बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नवंबर 1946। तो नॉट ट्रू बतानी है, फॉल्स मतलब फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन देख लेते हैं। were divided into 3 principal communities, सिख, मुस्लिम एंड जर्नल। ठीक है, तो ये जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। हमने डिस्कस किया था कि जो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ है वो सिख, मुस्लिम, जर्नल में डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट इज वोटिंग मेथड वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। The next is the representative of the princely state were nominated by the heads of the princely states। तो ये हमने पढ़ा था कि जो प्रिंसेसली स्टेट्स हैं जिनको 93 सीट्स एलोकेटेड हुई थी, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको नॉमिनेट कौन करेगा? उनके नॉमिनेट जो है हेड ऑफ द प्रिंसेसली स्टेट ही करेगा। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज मुस्लिम कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मुस्लिम कैन बी द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये आपका जो लास्ट जो मुस्लिम लीग था उसने बाइकआउट जरूर किया था, बट ऐसा भी नहीं था कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पे लगा दूं आपको, नॉट पूछा था तो फोर्थ आपका राइट है। फोर्थ वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अनोनिमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। 22 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946 या 9 दिसंबर 1946। तो कब अडॉप्ट किया था? हमारा जो पहले हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसका जो वो है मॉडर्न वर्जन है, ठीक है, उसका क्या नाम है? प्रीएम्बल है। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था, ये कब आया था? ये हमारा 13 दिसंबर 1946 को आया था। ठीक है, 19 यहाँ पे मैं दिसंबर लिख रही हूँ, 13, एक सेकंड, 13 दिसंबर 1946 को आया था। और ये कौन लेके आया था? इसको किसने मूव किया था? इनको जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने मूव किया था। और ये अडॉप्ट कब किया गया था? तो ये अडॉप्टेड कब किया गया था? ये 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया था। तो यहाँ पे भी अडॉप्टेड का पूछे हुए डेट, तो फर्स्ट ऑप्शन आपकी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज़ अडॉप्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था। बट इसको जो अडॉप्ट किया गया है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो 2 मंथ्स का गैप क्यों है? इसके पीछे जो रीज़न था, वो रीज़न था कि लाहौर सेशन में जो जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उसने फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज की जो थी वो माँग रखी थी। ठीक है? तो पूना स्वराज की इस डेट को स्पेशल बनाने के लिए, पूना स्वराज की माँग को जो इस डेट को स्पेशल बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का था वो डेट चुनी गई थी। ऑप्शंस देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 13 दिसंबर 1946 या 22 जनवरी 1947। तो ये कब अडॉप्ट किया गया? 26 जनवरी 1950। तो सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था टेम्पररी, जो पहले और टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उनका नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। बट यहाँ पे अकेले प्रेसिडेंट की बात की गई है और मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ कि अगर अकेला प्रेसिडेंट जो पूछा जाए तो उसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि लेटर ऑन पहले ये बनाए गए थे, ये ओल्डेस्ट मेंबर थे, तो लेटर ऑन जो बनाए गए थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। ठीक है? तो ये हमने जो ये पे पढ़े, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे। ठीक है जी? बट जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के जो फ्री इंडिया है, उसके बारे में अगर पूछा जाए, तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है? ये सारा जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फ्री इंडिया के बाद में बने हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये उनकी बात है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या बी आर अम्बेडकर। तो फर्स्ट ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेजर कमेटी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, नॉट पूछा हुआ है। ऑप्शंस देख लेते हैं। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। ठीक है, तो मेजर कमिटीज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि टोटल जो मेजर कमिटीज हैं वो 8 थी। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी हमने डिस्कस किया था। तो अब उन्होंने बोला है कि इनमें से कौन से नहीं है, तो इसका जो ये सारी की सारी मेजर कमेटी का पार्ट थी, तो फाइनेंस एंड स्टाफ कमीशन, ये हमारी माइनर कमेटी थी। ठीक है, ये माइनर कमेटी थी, ये मेजर नहीं थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा फाइनेंस एंड स्टाफ कमीशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग। तो रॉन्ग बताना है। ठीक है, हाउस कमेटी का बी पाताभाई सीताराम मैयर, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी, एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट इज एस वाराधाचार्य, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग इज जवाहरलाल नेहरू। अब इन्होंने रॉन्ग पूछा हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था कि 8 जो थी वो मेजर कमेटीज थी और जो 13 थी वो हमारी माइनर्स कमेटी थी। उन सबके चेयरमैन, 8 वाली के चेयरमैन जो हैं वो याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब हमें इसमें से रॉन्ग बतानी है। तो रॉन्ग बतानी है तो इसमें जो रॉन्ग गिवन है वो लास्ट वाला पेयर है। ठीक है? यहाँ पे जो एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग की जवाहरलाल नेहरू लिखे हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी? नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शंस देख लेते हैं। इट अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1950। इट कंटेन्ड 1 preamble. It contain 395 articles and 8 schedule and all of the above। तो इसका जो राइट आंसर है
इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे करेक्ट वो मिसप्रिंट है, यहाँ पे इनकरेक्ट आना है, ठीक है? मैं ऊपर लिख रही हूँ, इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था, इनकरेक्ट, ठीक है? तो आपको पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था, वो नवंबर नहीं था, ठीक है? तो ये हमारा इनकरेक्ट है, फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ऑथोरेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज? ठीक है, तो कौन-सी अमेंडमेंट की गई थी हिंदी लैंग्वेज के लिए? किस संविधान संशोधन में संविधान के एक अधिकृत पाठ के संबंध में हिंदी भाषा में प्रावधान किया था? तो अमेंडमेंट कौन-सी थी? 58 अमेंडमेंट 1987, 76th अमेंडमेंट 1992, 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1952। इसमें जो की गई थी वो 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987 की गई थी। तो इसका जो है वो राइट आंसर है 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? इसको आपको जेन्युइनली यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है, वैसे आप ये फॉलोइंग पेयर, ठीक है? आपको ये मैच करना है, आपको ये मैच करना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 395, आर्टिकल नंबर 393, आर्टिकल 394, आर्टिकल 394 ए आर्टिकल। तो जो आपका 395 आर्टिकल है वो रिपील का है, ठीक है? मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये हमारा रिपील का है 395 आर्टिकल। 390 जो हमारा 393 आर्टिकल है वो शॉर्ट टाइटल का है, शॉर्ट टाइटल। 394 आर्टिकल जो है वो कमेंसमेंट का है, 394 आर्टिकल जो आर्टिकल है कमेंसमेंट, एंड 394 ये आर्टिकल जो है वो ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज का है। ठीक है जी? नेक्स्ट ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जो यूएसए है, इसको इसमें आर्टिकल्स जो थे वो 7 आर्टिकल्स हैं और उसको जो बनाने में टाइम लगा है वो 4 मंथ से कम का लगा है। और जो कनाडा है उसमें 147 आर्टिकल्स हैं और 2 इयर्स एंड 6 मंथ्स जो है टाइम लगा है। ऑस्ट्रेलिया में 128 आर्टिकल्स और 9 इयर्स लगे हैं। साउथ अफ्रीका में 153 आर्टिकल्स और 1 साल लगा है। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो थी, जो कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कैसे बना, ठीक है, कौन इसका विचार जो है सबसे पहले किसने दिया, इन सब के बारे में कौन-कौन सी कमिटीज़ थी, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, जो घर बैठ के अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।